गाइज व्हाट्सअप, आई एम शालिनी। वेलकम टू बंसल ट्यूटोरियल। सो गाइज यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके मंडे टू सैटरडे, और एक हमारा लेक्चर आता है हिस्ट्री का जो रोज़ आता है, मंडे टू सैटरडे आता है, जिसमें अभी हम क्लास 6 की एनसीईआरटी फिनिश करने वाले हैं। आपका लास्ट चैप्टर चल रहा है और उसके बाद हम क्लास 7 की एनसीईआरटी शुरू करेंगे। एनसीईआरटी किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपको लगता है कि आप ब्रीफली पढ़ना चाहते हो तो आप वो वाला लेक्चर भी देख सकते हो। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मिल जाएगा। आप चाहो तो आप डायरेक्टली बंसल ट्यूटोरियल के प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो। वहाँ पर भी सारे लेक्चर्स एक प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, एनसीईआरटी क्लास 6 करके है प्लेलिस्ट, तो आप वो भी इंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पे हम रोज़ जैसा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हमने अभी तक काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं हम। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लेना, आपको वो काफ़ी हेल्पफुल करेगा एग्ज़ाम में। तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो आपका पहला सवाल है, मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को मिलाओ। मिलान लगाना है आपको। ब्रह्म समाज जो है वो ब्रह्म समाज, वेद समाज, आर्य समाज और प्रार्थना समाज। आपको ये बताना है कौन सा कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था। बताइए कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, कहाँ पे। आप जब भी किसी क्वेश्चन को देखो तो या तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिख सकते हो या किसी कॉपी में लिख लिया करो। तो इससे क्या होगा, आप एंड में आप एनालाइज कर पाओगे कि कितने क्वेश्चन आपने सही करे, कितने क्वेश्चन गलत करे, कौन सा पोर्शन पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, कौन सा पोर्शन कम करने की ज़रूरत है। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा वो। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ब्रह्म समाज जो है वो आपका बंगाल में आया था। और देखिए वेद समाज जो है वो मद्रास में स्टैब्लिश किया गया था। ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन रॉय द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। वेद समाज को केशव चंद्र सेन के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। आर्य समाज को बाय दयानंद सरस्वती के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। कहाँ किया गया था? तो बॉम्बे में किया गया था। प्रार्थना समाज को भी बॉम्बे में किया गया था, आत्माराम पंडुरंग के द्वारा। ठीक है, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को याद करना है, क्योंकि देखिए जो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये क्वेश्चन वनडे एग्जाम में ज़रूर पूछता है। यूपीएससी में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। यूपीएससी हो गया, आपका एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, या और भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो गया, किसी का भी आप एग्ज़ाम दोगे ना तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप इसकी ट्रिक बना लो। देखो ब्रह्म समाज हो गया राजा राम, ठीक है, ब्रह्म के राजा, ऐसे याद कर सकते हो आप। वेद समाज के केसाव, मतलब वेदों को कस के लोगों पे लागू किया गया था, तो केसाव आप ऐसे याद कर सकते हो। आर्य समाज जो है, आर्य जो लोग थे वो दया बहुत भावना दिखाते थे, आप ऐसा याद करो, तो आर्य दयानंद सरस्वती हो गया, आर्य से दया हो गया। प्रार्थना समाज हो गया आत्माराम, आत्मा से अगर आप प्रार्थना करोगे तो ईश्वर की प्राप्ति होगी, कहते हैं ना ऐसा। तो ये क्या हो गया, आत्मा से आपका प्रार्थना आपको याद रहेगा। तो ऐसे कुछ ट्रिक बना लो लर्न करने की, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार लर्न हम करते हैं तो हम भूल जाते हैं, लेकिन ट्रिक से लर्न करते हैं तो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहता है। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका विच लिस्ट जो है, ये लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है, इसमें आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट आंसर को। देखिए लॉर्ड क्लाइव जो है, क्या उन्होंने सब्सिडरी अलायंस को पास किया था? लॉर्ड वेल्सली ने क्या किया था? लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? आपके ऑप्शंस ये हैं, तो आप देखिए इस ऑप्शन को आराम से और सोचिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में। आई होप आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो लॉर्ड क्लाइव जो है वो डुअल गवर्नमेंट जो लागू किया गया था बंगाल में, उनके द्वारा लागू किया गया था। अब भाई ये डुअल गवर्नमेंट क्या होता है? तो डुअल गवर्नमेंट ने क्या था कि पहले क्या होते थे, निज़ाम होते थे। तो दीवानी राइट जो था और जब का निज़ाम के जो निज़ामत राइट थे, इन दोनों को 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया था। देखिए पहले क्या था, निज़ाम के बाद निज़ामत राइट भी हुआ करता था, मतलब रूल करने का राइट भी होता था कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को रूल कर सकते हैं, और दीवानी हो गया मतलब कि रेवेन्यू को कलेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों ये राइट पहले निज़ाम के पास हुआ करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, जब डुअल गवर्नमेंट जो लागू किया गया तो इसमें निज़ामत और दीवानी के राइट को अलग अलग कर दिया गया। ये दिया गया निज़ाम को बोला गया भाई आप एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालो, और दीवानी का राइट के लिए ब्रिटिशर्स ने अपने ही किसी रेवेन्यू ऑफिसर को नियुक्त कर दिया और बोला आप रेवेन्यू कलेक्ट करो जा करके। तो क्या हुआ, दोनों ही
क्या करते थे कि किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं देते थे। लोग परेशान हो रहे हैं, हैरान हो रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है तो भी इनको पैसे देना ही पड़ता था। जो ये नॉर्मल जो लोग थे जिनसे रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, क्या होता था, उनको फिर भी पैसे देने पड़ते थे। काफ़ी हार्श जो था वो उनका कलेक्शन का टैक्स का जो कलेक्ट करने का काफ़ी तरीका काफ़ी हार्श था उनका। वो लोगों की बात बिल्कुल भी नहीं सुनते थे, चाहे उनके पास पैसे हो चाहे ना हो, लेकिन पैसे तो उनको देने होंगे। तो ऐसा किया था उन्होंने, और ये सिर्फ नाम के ही रह गए थे, एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालते थे, लेकिन पैसा वाला जो इनके पास जो पावर था वो खत्म हो चुका था। फिर बाद में क्या हुआ, जब हेस्टिंग साहब आए, हेस्टिंग साहब के आने के बाद हेस्टिंग ने क्या किया, ये जो काम था, ये रेवेन्यू वाला, दीवानी वाला जो राइट था, इसको हटा के क्या किया, ये हटा दिया। बोला डायरेक्ट कंट्रोल में आएगा, अब डायरेक्ट कंट्रोल करेंगे ब्रिटिशर्स सारे चीज़ों पे, रेवेन्यू भी कलेक्ट करेंगे और बाकी सारी चीज़ें भी कलेक्ट करेंगे। लेकिन जो निज़ामत, ये जो निज़ाम है, वो निज़ाम क्या करेंगे, सिर्फ एज ए पेंशनर काम करेंगे। इनको बस पैसा दिया जाएगा, ये बस एक कठपुतली की तरह बैठे रहेंगे, कोई काम इनको करना नहीं है, सारा काम ब्रिटिशर्स देखेंगे। तो ये था आपका डुअल गवर्नमेंट बंगाल का। अब हम बात करते हैं सब्सिडरी अलायंस की। तो सब्सिडरी जो अलायंस था, ये दूसरा तरीका था कि अपने आप को और विस्तार करना। लॉर्ड वेल्सली ने इसे लागू किया था। देखिए, इसका जो मेन पर्पस था, क्या किया गया था, इसके द्वारा लोगों को फोर्स किया गया था, रूलर्स को, कि भाई तुम्हें सब्सिडरी अलायंस पे साइन करना होगा। और इस पे साइन करने के बाद उनकी जो सॉवरेनिटी थी, स्वतंत्रता थी, वो ख़त्म हो जाती थी। अब कैसे ख़त्म हो जाती थी, तो इनको कोई अधिकार नहीं था कि वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सके। अगर सामने वाले, अगर उनके आस पड़ोस के कंट्री के साथ कोई डिस्प्यूट हो गया है, तो इसको सॉल्व करने का इनके पास कोई राइट नहीं था। अगर हम बात करें डिप्लोमेटिक का, डिप्लोमेटिक रिलेशन भी ख़त्म था, इनके हाथ में डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने का भी आप क्या कहते हैं, कहो तो पावर नहीं दिया जाता था। सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकते थे ये अपना, इनको क्या था, आर्मी रखने का अलाउ नहीं था। और कहा गया था कि आर्मी इनके पास रखी जाएगी ब्रिटिशर्स के द्वारा, और इस आर्मी को चलाने का खर्चा, इस आर्मी को मेंटेन करने का खर्चा कौन देगा, रूलर देगा। देखिए, ज़बरदस्ती थोपने वाली बात हो गई। मतलब ये खुद की आर्मी नहीं रख सकते हैं, आर्मी रखेंगे ब्रिटिशर्स, और उनका खर्चा कौन चलाएगा, वो चलाएंगे आपके वही रूलर, जिनके यहाँ रखे जा रहे हैं ये आर्मी को। इनको ऐसा बोल दिया गया कि आप किसी भी यूरोपियन को अपने अंदर काम पे नहीं रख सकते हो हमसे बिना पूछे। तो ये हो गया इनका। किसी भी अगर इंडियन रूलर से कोई अलाय करते हो, आप किसी तरह की भी कुछ भी चीज़ें आप साइन करते हो या कोई भी फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करते हो, तो हमसे बिना पूछे आप डेवलप नहीं कर सकते हो। तो ये सारा कारनामा किया था वेल्सली साहब ने आने के बाद। जब लॉर्ड डलहौजी जब आए तो उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किया। देखिए, इसके बारे में तो सभी को पता होगा। इसमें ये था कि अगर आपका कोई भी मेल अगर नहीं है सोसाइटी में, मतलब आपका मेल बच्चा नहीं है, सन नहीं है अगर आपका, तो आपका जो भी प्रॉपर्टी है वो क्या करेगी, गवर्नमेंट हथिया लेगी, ब्रिटिशर्स के हाथ में होगा। मतलब आप किसी बेबी को अडॉप्ट कर लेते हो, सन चाइल्ड को, तो भी आप इससे बच नहीं सकते हो। सरासर नाइंसाफ़ी की गई थी उन लोगों के द्वारा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट में। देखिए, ये किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। देखिए, लॉर्ड कर्जन ने काफ़ी सारे चेंजेस किए थे, तो इसमें से एक था इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट। देखिए, इसमें क्या हुआ था कि यूनिवर्सिटीज़ पे अब ज़्यादा अधिकार था ब्रिटिशर्स का। ब्रिटिशर्स ज़्यादा चीज़ें चेंज कर सकते थे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में, और आप समझो तो अब डायरेक्टली कंट्रोल था इंडियन यूनिवर्सिटीज़ पे ब्रिटिशर्स का इस एक्ट के दौरान। लॉर्ड कर्जन ने और भी क्या चेंजेस किए थे, आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाहौर वॉज रणजीत सिंह पॉलिटिकल कैपिटल, विच सिटी वॉज कॉल्ड द रिलीजियस कैपिटल। लाहौर जो थी रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी थी, लेकिन किस राजधानी को, किस जगह को, किस शहर को धार्मिक राजधानी उन्होंने कहा? अमृतसर, आनंदपुर साहिब, गुजरनवाला, पेशावर। तो बताइए कौन सा आंसर सही है। देखिए, इसका आंसर तो आप कोई भी दे सकते हो। इसका आंसर है अमृतसर। जो अमृतसर है
उन्होंने इसको रिलीजियस कैपिटल बनाया और लाहौर को पॉलिटिकल कैपिटल बनाया। रणजीत सिंह क्या थे? फेमस सिख रूलर थे जो पंजाब पे रूल करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिक्लेयर्ड एज हिज अल्टीमेट एम द वाइपिंग ऑफ एवरी टीयर ऑफ फॉर एवरी आई। हर आंख से आंसू पोंछना किसने अपने अंतिम उद्देश्य घोषित किया? इनका एक ही उद्देश्य है कि हर आंखों से आंसू पोंछेंगे ये। जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक और सरदार पटेल। तो बताइए किसने बोला ऐसा? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने अपने फ्रीडम जो फ्रीडम लिया उसके मिडनाइट में बोला कि उनका एम्बिशन जो है, उनका जो एक ही लक्ष्य है कि उनको हर आंखों से आंसू पोंछना है। इन वायलेशन ऑफ द सॉल्ट लॉ गांधी जी स्टार्टेड मूवमेंट कॉल्ड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और नन ऑफ द एबव। जो सॉल्ट लॉज का जो वायलेशन किया गया था, नमक कानून का जो उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन की शुरुआत की थी। बताइए कौन से आंदोलन का शुरुआत किया था? देखिए ये क्वेश्चन आप देखोगे अगर किसी भी पेपर को उठा के, तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, आता है इनसे रिलेटेड तो क्वेश्चन। तो बताइए क्या आंसर है? तो इसका आंसर है कि जो आपका गांधी जी थे, उन्होंने डिसाइड किया था कि वो क्या करेंगे, सॉल्ट जो लॉ है उसका वायलेट करेंगे, ठीक है, उसको नहीं मानेंगे। और उन्होंने मार्च चलाया था, वो लोग पद यात्रा पे गए थे साबरमती टू दांडी 12 मार्च 1930 से आपका 5 अप्रैल 1930 के बीच में ये गए थे। इतने दिन तक 78 डेलीगेट्स को लेके, मतलब 78 लोगों को साथ में लेके चले थे, अकेले नहीं गए थे ये। द मार्च को दांडी मार्च बोला गया और दिस वॉज बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। मतलब देखो पहले क्या था, नमक बनाना बिल्कुल भी आपको अधिकार नहीं था कि आप नमक बना सकते हो, लेकिन क्या हुआ, पहली बार नमक बना के कानून को तोड़ा गया, तो इसे बोला गया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। मतलब हम सब मिलके अब किसी भी चीज़ों को मान नहीं रहे हैं। और ये स्प्रेड हुआ ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री और मूवमेंट को सस्पेंड किया गया जब गांधी और इरविन पैक्ट हुआ था आपका 5 मार्च 1931। देखिए ये सब जो डेट है काफ़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये डेट ज़रूर याद करें। और इट इज़ ऑल्सो नोन एज दिल्ली पैक्ट, तो इसे दिल्ली पैक्ट भी बोला गया है आपको, गांधी इरविन पैक्ट को। और ये शुरू हुआ था 5 मार्च 1931 में किया गया था और इसके द्वारा ये जब साइन हो गया था तो सस्पेंड कर दिया गया था आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को। तो इसका आंसर हो गया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। देखिए जाहिर सा बात है कि हम किसी सामने वाले इंसान का बात नहीं मान रहे हैं, तो क्या अगर डिसओबीडियंस कर रहे हैं, बात को नकार रहे हैं, अवज्ञा कर रहे हैं, तो क्या हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। When Mahatma Gandhi was assassinated, who said, "No, none will believe that a man like this, in body and soul, ever walked in this earth"? जब महात्मा गांधी की हत्या की गई थी तो किसने कहा था कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि शरीर और आत्मा में इस तरह एक आदमी कभी इस धरती पर चलता था। ये इतने महान इनको माना जाता है महात्मा गांधी को कि इनके लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए थे। किसके द्वारा किए गए थे? ऑप्शन है आपके, बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा, लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा, एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा, खान अब्दुल गफर खान। तो बताइए किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर है आपका एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ऐसा बोला था कि भाई महात्मा गांधी को जो मारा गया है, इनके जैसा दूसरा इंसान धरती पे नहीं आ सकता है। तो इसको मारा किसने था महात्मा गांधी को? तो इनको मारा था नथुराम गोडसे ने मारा था। और कब मारा था? तो मारा था 30 जनवरी 1948। देखिए ये सब क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन आप बोल सकते हो, किसी भी वनडे एग्जाम का पूछते रहता है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको याद रखनी है, जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज रिस्पॉन्सिबल ऑफ मास रिलीजियस कन्वर्जन? कौन रिस्पॉन्सिबल थे आपके मास रिलीजियस कन्वर्जन के? उदासीन भारत की पहली कैबिनेट में निम्नलिखित में से कौन बड़े धार्मिक रूपांतरण के लिए जिम्मेदार थे? डॉक्टर एसपी मुखर्जी, डॉक्टर जॉन मथाई, सरदार वल्लभ देव सिंह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपको इस क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है सबको पता होगा।
किसी का गलत नहीं हुआ होगा। तो इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जहाँ जन्म हुआ था, जिस परिवार में जन्म हुआ था, वो जो परिवार था अनटचेबल कहलाता था, वो कास्ट को अनटचेबल कहा जाता था। तो उन्होंने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना किया है अपने पूरे जीवन काल में। वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे। आप समझ सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में इनका सबसे बड़ा हाथ रहा है। तो कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट बुद्धिमान इंसान होंगे ये आप समझ सकते हो इस चीज़ को देख के। तो इनको जब इतने सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा तो ये क्या किया, इन्होंने कन्वर्ट कर लिया खुद को बुद्धिज्म ने। और इन्होंने लोगों से बोला, जो दलित थे उनसे बोला कि भाई तुम अपने आप को कन्वर्ट कर लो बुद्धिज्म में। देखो, बुद्धिज्म में इसलिए कन्वर्ट किया गया क्योंकि बुद्धिज्म जो रिलीजन है इसमें क्या है, कास्ट का कोई रोल नहीं है। इन्होंने कहा है सब ईश्वर के सामने सब सेम है, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है। ये सबको इक्वल अधिकार देने की बात करते हैं। जब बुद्धिज्म की बात आती है तो इक्वालिटी की बात आती है। तो इसलिए इन्होंने अपने आप को खुद को कन्वर्ट किया बुद्धिज्म ने और लोगों को बोला कि अगर आपको इक्वालिटी चाहिए आपको सोसाइटी में, तो खुद को आपको चेंज करना होगा, कन्वर्ट करना होगा अपने रिलीजन को। तो उन्होंने स्टार्ट किया था, ही स्टार्टेड अ दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट। और जब बुद्धा की बात आती है तो बुद्धा ने कौन से लैंग्वेज का यूज़ किया था आप बताइए ज़रा कमेंट सेक्शन में। हमने क्लास 6 की जो एनसीईआरटी पढ़ी है उसमें मैंने काफ़ी बार डिस्कस किया है और यहाँ पर भी हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में। ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन 1916 महात्मा गांधी ट्रैवल टू डैश टू इंस्पायर द पीजेंट टू स्ट्रगल अगेंस्ट ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। तो बताइए कहाँ ट्रैवल किया था महात्मा गांधी जी ने 1916 में, ताकि वो पीजेंट्स को, पीजेंट्स मतलब हो गए बेसिकली फार्मर्स जो खेती बाड़ी करते हैं वो सारे लोग, तो पीजेंट्स को वो कर सके, आप क्या कहते हैं, उनको मोटिवेट कर सके कि आप इस प्रॉब्लम जो भी हो रही है उसके खिलाफ लड़ाई कीजिए। तो दांडी है, साबरमती है, चंपारण है, चौरी चौरा है। बताइए कहाँ पे किया था, कहाँ पे गए थे गांधी जी? तो इसका आंसर है आपका चंपारण। महात्मा गांधी ने ट्रैवल किया था चंपारण 1916 में, ताकि तीन कथिया सिस्टम को, जो कि इंडिगो फार्मर से रिलेटेड है, इसको हटाया जा सके। देखिए तीन कथिया जो सिस्टम था ये काफ़ी ही ऑपरेसिव सिस्टम था। ये क्या करते थे, पीजेंट्स को ये करते थे, बोलते थे उनको प्रेशराइज करते थे कि जो आपका लैंड है उसमें जो 3 कट्ठा ज़मीन है, मान लीजिए आपका 20 बीघा लैंड है, तो 20 बीघा में 3 कट्ठे ज़मीन पे आपको क्या करना होगा, नील की खेती करनी होगी। और आपको अगर पता होगा तो नील की खेती करने से ज़मीन बंजर हो जाने का डर होता है, और नील ये आपका जो ज़मीन होता है उसकी प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है। तो ये 3 कथिया सिस्टम काफ़ी ऑपरेसिव सिस्टम था। चाहे पीजेंट चाहे ना चाहे, उनको ये 3 कथिया सिस्टम अपनाना ही पड़ता था। पैसे जो दिए जाते थे ब्रिटिशर्स के द्वारा बहुत कम दिए जाते थे, बड़े ही कंजूस होते थे ब्रिटिशर्स इंडियन को पैसे देने के मामले में, तो उनको बहुत ही कम पैसे दिए जाते थे। तो इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने ट्रैवल किया था चंपारण, ताकि वहाँ के पीजेंट्स को वो क्या कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके, मोटिवेट कर सके कि आप भाई लड़ाई करो, हम आपके साथ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द आज़ाद हिंद फौज फाउंडेड? कहाँ फाउंड किया गया था आज़ाद हिंद फौज को? सिंगापुर में, थाईलैंड में, ब्रिटेन में और इटली में। तो बताइए कमेंट सेक्शन में कहाँ पे फाउंड किया गया था आज़ाद हिंद फौज को? तो जो आपका आज़ाद हिंद फौज है वो सिंगापुर में क्या किया गया था, उसको फाउंड किया गया था। और उसके चीफ कमांडर जो थे इंडियन नेशनल आर्मी, द चीफ कमांडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी जो थे सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने इसको स्थापित किया था। और इसका जो एम था वो क्या था, इंडिपेंडेंस सिक्योर करना ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो इसका मेन जो अंतिम जो आपका हो, जो मेजर जो उसका एम था वो उसका यही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो बताइए विच पार्टी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द सुभाष चंद्र बोस आफ्टर ही केम आउट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस से जब वो बाहर हो गए थे, उन्होंने छोड़ दिया था, इस्तीफा दे दिया था यहाँ से, तो उन्होंने कौन से पार्टी का गठन किया था? इंडियन नेशनल आर्मी, रिपब्लिकन पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक और सोशलिस्ट पार्टी। तो बताइए कौन से पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट किया था उन्होंने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बाहर आने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की थी?
तो इसका आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक। देखिए सुभाष चंद्र बोस जो है, जो क्या हुआ था, त्रिपुरी केस हुआ था, त्रिपुरी क्राइसिस हुआ था 1939 में। अब ये त्रिपुरी क्राइसिस क्या है, तो क्या हुआ था कि कांग्रेस में आपको वो इनका जो हेड था वो देखना था कि कांग्रेस का हेड कौन बनेगा, तो इसके लिए सुभाष चंद्र बोस ने अपना नाम दिया था। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि गांधी जी बोलते हैं नेहरू जी को, भाई तुम भी अपना नाम दो। तो क्या जवाहरलाल नेहरू ने मना कर देते हैं। वो क्या करते हैं, मौलाना आज़ाद को अपनी जगह पे बोलते हैं कि भाई आप दे दो अपना नाम। मौलाना आज़ाद कुछ टाइम बाद अपना नाम वापस ले लेते हैं। तो मौलाना आज़ाद की जगह पे फिर जो सामने आते हैं वो आते हैं पिट्टा भाई सीतारमैया। आपने सुना होगा इनका नाम, इनका बहुत बड़ा हाथ है, या कहो इनकी वजह से ही आज आंध्र प्रदेश नया स्टेट बन के उभर कर आया था। तो आंध्र प्रदेश के जो लाने के पीछे जो मेजर आदमी का हाथ था वो पिट्टाभी सीतारमैया का ही हाथ था। तो ये जो थे इनका नाम आया। तो अब कौन था आपके ऑपोजिट में, सुभाष चंद्र बोस, और इस साइड हो गए सीतारमैया साहब। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, इनके लिए किया गया, इलेक्शन करवाया गया। इलेक्शन में जीते सुभाष चंद्र बोस, लेकिन ये बहुत ही कम अमाउंट से, बहुत ही कम वोटों से ये हार गए सीतारमैया साहब। तो ये जब हारे तो क्या हुआ, आपका जो महात्मा गांधी हैं वो दुखी हो गए। उनका कहना था ये हार इनकी हार नहीं है, सीतारमैया साहब की हार नहीं है, ये हार मेरी हार है। इन्होंने पर्सनली ले लिया इस हार को और बोला कि भाई ये जो हारे हैं वो ये नहीं हारे हैं, हम हारे हैं, मैं हारा हूँ इनकी वजह से। तो ये बात सुभाष चंद्र बोस को पची नहीं, डाइजेस्ट नहीं हुई ये बात। उनको ये जानकर अच्छा नहीं लगा कि उनके वोट से, उनके जीतने से इनको दुख हो रहा है, गांधी जी को दुख हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या किया, इन्होंने इस्तीफा दे दिया और ये कांग्रेस से बाहर चले गए। और ये हमेशा फॉरवर्ड सोचते रहते थे, आगे के बारे में ज़्यादा सोचते थे, इसलिए उन्होंने नई पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया, उसको बोला गया फॉरवर्ड ब्लॉक। और ये जो सारा कांड हुआ था जिसमें ये छोड़ के बाहर गए थे, इनको बोला गया त्रिपुरी क्राइसिस। तो इसका नाम पड़ा त्रिपुरी क्राइसिस। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें याद हो गई होगी अब, और क्योंकि एक स्टोरी के फॉर्म में जब हम पढ़ते हैं चीज़ों को तो जल्दी याद होता है। तो गाइज अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर किया करो। आप लोग लेक्चर देखते हो, लाइक नहीं करते हो। लाइक करते हो तो एक मोटिवेशन आता है और लेक्चर बनाने का मन करता है और अच्छे क्वेश्चंस लेके आने का मन करता है, क्योंकि ऐसा लगता है आप लोगों को पसंद आ रहा है। दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, ताकि शेयर करने से नॉलेज दूसरों तक भी पहुँचेगी। कॉम्पिटिशन नहीं सोचना है कि हम शेयर कर देंगे तो हमारी नॉलेज कम हो जाएगी। लिखिए, जो जितना पढ़ेगा उसको उतने ही मार्क्स आएंगे और वो उतना अच्छा ही स्कोर करेगा। तो शेयर करने में कंजूसी मत किया करो और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपको लगे इसकी PDF आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे मुझे फॉलो कर सकते हो, बंसल ट्यूटोरियल के नाम से ही। वहाँ हम सारे वीडियो की ये जो PDF है वो वहाँ पे शेयर होती है। सो गाइस, थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।